ठीक है, ध्यान देना, एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, ये चैप्टर का ना बहुत सारा पोर्शन जो हम लोग एक्सटर्नली पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, एसेट्स किसको बोलते हैं, नॉन करेंट करेंट टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, पर एक आध जो पॉइंट है जो हम लोग का छूटा हुआ है इस चैप्टर में, तो हम लोग को पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर में जो जो आता है सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि जैसे एसेट वगैरह है इस चैप्टर के अंदर तो नहीं पढ़ाएंगे। मान के चलो इस चैप्टर में जो जो है तो हेडिंग तो पढ़ेंगे ना कि हाँ इसके अंदर एसेट, इसके अंदर कैपिटल वगैरह है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है ना, जो जो मेरा हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी वो भी चीज़ रहेगा, और जो कुछ थोड़ा बहुत जो नया चेंजेस है वो भी रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर से चलो हार्डली 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जनरली 2 मार्क्स का पूछता है और 3 मार्क्स का सारा बोर्ड के लिए। ठीक है, ठीक है, 2 से लेकर के 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है सारा बोर्ड्स के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 1 मार्क्स का तो नहीं आता है, 2 मार्क्स का तो नॉर्मली पूछेगा इससे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर का नाम है। सबसे पहले क्या है, ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो 2 चीज होता है, एक होता है ट्रांजेक्शन, एक होता है इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या, कोई भी तरह का प्रोग्राम जो होता है ना, इवेंट्स किसी तरह का इवेंट, जैसे मान लो कहीं हम लोग घूमने गए, यहाँ एक इवेंट हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, किसी तरह जो प्रोग्राम होता है ना मेरा क्या इवेंट। ठीक है, अगर इवेंट में, इवेंट के अंदर अगर कुछ मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी है कोई इवेंट्स में, तो मेरा कौन सा आ जाएगा, मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा इवेंट्स है जिसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग घूम रहे फिर रहे खा रहे उड़ रहे, उसके बाद जनरली हो रहा है, कुछ बिजनेस का मीटिंग नहीं है, घूमने फिरने का मीटिंग है। ठीक है, बिजनेस का इवेंट जो है ना ये हम लोग का बिजनेस पर्पज से नहीं, जनरली साइड से, तो मेरा इवेंट्स होता है। इवेंट्स में तो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, नहीं तो जनरली भी हो सकता है। इवेंट्स मतलब कोई प्रोग्राम लोग सेटअप बिछा है वो मेरा इवेंट है, बिजनेस का भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं एंटरप्राइज, बिजनेस को बोलते हैं। ठीक है, बहुत जैसे फैंसी में लिखा हो ना जेके इंटरप्राइज है ना, तो ऐसा जिस ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी अगर किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किसका, किसी का भी नहीं, कोई एंटरप्राइज का मतलब किसी भी बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 तरह का होता है, रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, एक क्या है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, रिलेशनशिप में क्या होता है, इंटरनल, क्या होता है एक्सटर्नल। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, बाहर होने का चांस नहीं है, होगा तो अंदर ही होगा। ऐसा क्या ट्रांजेक्शन है बिजनेस का जो अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है ये मेरा क्या है, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। मशीन मेरा हमेशा बिजनेस के अंदर ही रहता है, तो मशीन है इसका मतलब उसका डेप्रिसिएशन होना ही होना है। तो जितना भी मेरा ये आता है तुम्हारा इंटरनल, ऐसा इंटरनल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, जो मेरा बिजनेस का अंदर ही मेरा ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो मेरा क्या डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है, ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन है हम लोग अकाउंटिंग टर्म में जो बिजनेस के इंटरनली हो सकता है, मतलब कि बिजनेस के अंदर ही मशीन का डेप्रिसिएशन होता है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, ऐसा जो ट्रांजेक्शन बिजनेस का जो बाहर से होगा, एक्सटर्नली होगा, बिजनेस के अंदर से भी जो है ना कि बिजनेस इंटरनल में क्या होता है, बिजनेस के अंदर से ही होगा, बाहर से होने का चांस नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब क्या, कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो बाहर से भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, कैश पेड टू केटर, केटर क्या है मेरा आउटसाइडर है। ठीक है, तो ये 2 तरह का मेरा क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल। मोड ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट करने 2 तरीका है, 2 तरह ट्रांजेक्शन होता है, हम लोग जनरल में सीखे, एक तो कैश, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन हम लोग इमीडिएट पेड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, बाद में पैसा देते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का क्या होता है, एक रिलेशनशिप में बोलेंगे इंटरनल, इंटरनल में मेरा क्या आएगा, ऐसा ट्रांजेक्शन बिजनेस का जो इंटरनल बिजनेस के अंदर ही होगा, बाहर होने का चांस नहीं है। तो डेप्रिसिएशन, मशीन हमेशा बिजनेस का अंदर ही रहता है, तो डेप्रिसिएशन भी एक इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल मतलब कि बहुत सारा हो सकता है, क्रेडिटर्स को उधर लोग कैश पेड कर रहे हैं, डेटर से हम मान के चलो ले रहे हैं, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मोड 2 होता है, एक तो कैश होता है, एक
क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। कैश पेमेंट अगर करेंगे तो कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट मिले तो उधार मिले तो मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो वही लिखा हुआ है कि मान लो एक पेन परचेस किए तो कैश दे दिए, बात खत्म। एक क्या होता है पेन परचेस करके एक मंथ बाद बोले उधार लिए हैं तो मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये सब एग्जांपल इसलिए दिया हुआ ना क्योंकि जनरल से पहले का चैप्टर है, तो जनरल करे से तुम लोग को लगे कि नहीं सब क्या देख लिखा हुआ है, पर जनरल से पहले ये चीज़ की जरूरत था। अभी तुम लोग कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन तुम लोग पता है कि उधार होता है, ठीक है। पहले क्यों नहीं पढ़ा है, 3-4 चैप्टर लगातार और पहले थ्योरी पढ़ा देते, 7-8 क्लास का थ्योरी हो जाता तुम लोग को बोरिंग लगता है, इसलिए हम बाद में थ्योरी आदमी भूल भी जाता है ना बाद में, इसलिए एंड में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है वाला, ठीक है। और डेफिनेशन का तो हमको बता दिया तुम लोग को मीनिंग, इसीलिए ना सब अच्छा से लिखा हुआ क्योंकि तुम लोग को पहले जो आगे का जो चैप्टर है जनरल वगैरह उससे पहले का ये चैप्टर है, तो ये सब का तुमको बेसिक नॉलेज नहीं होगी। डेफिनेशन जो कि हम बता दिए थे, रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन का मतलब क्या, गिरावट हो जाए इन द वैल्यू ऑफ क्या, एसेट, एसेट का वैल्यू घटना मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो ये सब एग्जाम्पल एक तो पूछ सकता है कि बिजनेस का इंटरनल ट्रांजेक्शन का एक एग्जाम्पल दो, एक्सटर्नल का एग्जाम्पल दो, ठीक है, तो ये सब पूछ सकते हैं। ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन में ये आ सकता है, ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं, सब डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। ये सब क्या है, ये जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे ना पॉइंट, टोटल 20-22 पॉइंट्स है, सब एक एक मार्क्स का क्या आएगा, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो सब एक एक मार्क्स का डेफिनेशन के लिए सब आएगा। अब मान लो ना डिफाइन अकाउंटेंसी, तो तुम लोग को हम बता दिए थे कि अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं। अगर बोला डिफाइन सिर्फ अकाउंट, देखना ना क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंट भी, डिफाइन अकाउंटेंसी भी। अकाउंटेंसी में जैसे पूरा डेफिनेशन पढ़ाए थे शुरू का क्लास में ऐसे लिखना है, और डिफाइन सिर्फ अकाउंट बोले तो ऐसे लिख देना है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड का अंदर सारा कुछ क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट, ठीक है। कैपिटल का डेफिनेशन हम क्या बताए थे, 3 नंबर में आ रहा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हम क्या बताते थे, ऑनर के द्वारा, ऑनर के थ्रू मालिक जो है अपना बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है, नॉट जस्ट ओनली अमाउंट, अमाउंट छोड़ के और क्या हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है। ऑनर जो है बिजनेस में क्या सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर सकता है क्या, एसेट भी। इसका जनरल भी बताए थे, फर्नीचर हो गया, लोन हो गया। डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में अगर तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आएगा तो कैपिटल लिखेंगे, भूल गए होंगे। जनरल में बताए थे ओपनिंग एंट्री जो जनरल एंट्री था, 2-3 ठो डेबिट 2-3 ठो क्रेडिट वाला जनरल एंट्री जो बताए थे तुम लोग को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस का जो ऑनर है एज अ कैपिटल तुम्हारा अमाउंट ही, मनी ही तुम्हारा इन्वेस्ट करे, लैपटॉप, फर्नीचर, एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो मेरा ऑनर है कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करे वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल, नॉट जस्ट ओनली मनी, मनी छोड़ के एसेट वगैरह भी मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो डेफिनेशन पूछ देगा, डिफाइन कैपिटल, तो सब तो तुम लोग को बता ही दिए। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मतलब क्या, बिजनेस, बाय द प्रोप्राइटर, मतलब कि ऑनर के द्वारा जो भी मेरा अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, वही मेरा क्या है, कैपिटल है। ऑनर के द्वारा कुछ भी बिजनेस में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो मेरा क्या है, कैपिटल है। ये सब कुछ लॉजिक नहीं, सब रहने दो, तुम लोग को ये सब पता ही है कैसे क्या इन्वेस्ट कर। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो बोला मनी भी दे सकते हैं, एसेट, कैपिटल का मतलब क्या, सिर्फ मनी ही नहीं, एसेट भी हम लोग एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है। ऐसा एसेट है जिसका कुछ यूज ही नहीं है, फालतू है, बेकार एसेट है। मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या, उसका यूज करके कुछ इस्तेमाल कर सकते, बिजनेस में यूज कर सके। अब बिजनेस में यूज कर नहीं सकते, लैपटॉप दे दिए, कीबोर्ड है ही नहीं लैपटॉप में, स्क्रीन डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा एसेट चलने वाला नहीं है, वो मेरा स्क्रैप वैल्यू है, उसको बेच के हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी भी हो सकता है कैपिटल, और एसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीका से, सिर्फ अमाउंट ही नहीं होता है, सिर्फ मनी ही मेरा कैपिटल नहीं है, एसेट भी हो सकता है। मालिक एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है और मनी भी इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, कैपिटल का और भी क्या नाम है, जैसे बोले ना कुछ कुछ चीज इसमें हम नहीं बताया, जो इसमें हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा इस चैप्टर में। जैसे कैपिटल बताया तो जनरली जो मेरा सम्स बताने के लिए जितना जरूरत है बता दिए, ठीक है। तो उसका डेथ में कैपिटल क्या होता है, डेथ में हर चीज क्या होता है, इसमें पूरा अच्छा से इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। कैपिटल का और भी नाम है, क्या नाम है बोलो तो, नेटवर्थ एंड ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ और ऑनर्स इक्विटी। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। बैलेंस शीट में फाइनल करके जब लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्रेडिट साइड में एसेट रहता है और डेबिट साइड में क्या रहता है, लायबिलिटी रहता है। तो एसेट से लायबिलिटी तो अगर माइनस करोगे तो जो बैलेंस बचे मेरा क्या निकलता है, कैपिटल, ठीक है। तो ये पूछ सकता है एमसीक्यू में, ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है। कैपिटल दे देगा, बाद में ये सब ऑप्शन दे देगा, एसेट माइनस लायबिलिटी कि इनकम माइनस एक्सपेंस की एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ऐसा टाइप का तुम लोग देखिए डर जाते हो कि क्या करना है, तो ध्यान में रखना।
हम आ रहे हैं, सबका साइन हमको करना है, याद है हम आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना, ये एमसीक्यू में दे देगा, 3-4 तो फॉर्मूला दे देगा, तुमको पता टिक मार्क टिक करना रहे कौन सा राइट है। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में मालिक बिजनेस में पैसा डालता है, ड्राइंग्स में क्या करता है, उसका अपोजिट निकाल लेता है। अगर मालिक बिजनेस में कुछ भी दे तो मेरा कैपिटल है, कुछ भी निकाल ले तो मेरा क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है, ठीक है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। एक बात और भी बोलते क्या होना चाहिए, ड्राइंग्स का हम लोग लिखते हैं जब पर्सनल यूज होता है तब ड्राइंग्स लिखते हैं, ऑफिस यूज रहेगा तो ड्राइंग्स लिखेंगे क्या? तो अब तुम लोग पहले से जानते हो, पर ये सब डेफिनेशन अगर पूछ लेता तुम लोग को तो मुंह में पता है, लिखने के समय मान लो उल्टा पुल्टा लिख दिए तो बनाकर इसका इंग्लिश अच्छा वो बना करके ठीक लिख लेगा कि ऑनर कुछ भी बिजनेस अगर विड्रॉ कर रहा है तो मेरा ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, पर एक डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए, तो इसका डेफिनेशन क्या है, ये। ठीक है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ ऑनर। ठीक है, अब तुम जब बिजनेस में जो तुम पैसा डाले हो एज अ बिजनेस ऑनर, तुम जितना पैसा निकालो तो तुम्हारा कैपिटल क्या होगा, घटता ही जाएगा ना। 1 लाख डाले थे अब उसमें से पैसा निकाले जा रहे, निकाले तो घटेगा, कैपिटल क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये सब एमसीक्यू पूछ सकता है, ड्राइंग्स क्या करता है बोल देगा एमसीक्यू में, तो लिखना होगा रिड्यूस कैपिटल। और डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन ड्राइंग्स। ठीक है, तो मन में पता है क्या है इसका डेफिनेशन है, पर इंग्लिश में लिखना कैसे वो चीज नहीं कर पाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो सब 1-1 मार्क्स का आता है, इसलिए ज्यादा लिखना नहीं है, इतना लिख दोगे हो जाएगा ड्राइंग्स का डेफिनेशन। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी तरह का कर्जा, कर्जा हो गया, बोझ बोल लो, बर्डन बोल लो, चिंता बोलो, टेंशन है मेरा बर्डन है, तो मेरा क्या होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि हम बताते हैं एसेट हम लोग फ्यूचर में पैसा लेना होता है, लायबिलिटी में फ्यूचर में पैसा देना होता है। लायबिलिटी का मतलब क्या है, कर्ज, इसको हमको क्या करना है, चुकाना है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट, ओड का मतलब क्या, किस अमाउंट, ओके, ओके मतलब क्या, लिए हैं पैसा, उसको हमको देना है, कोई हमसे पाता है, ओ जिसको हम क्या बोलते हैं पेबल। ठीक है, देने पड़ेंगे, मतलब कि पेबल मतलब क्या, देना है, अभी तक दिए नहीं है, दे देंगे तब किस बात का लायबिलिटी है, नहीं देंगे तब ना लायबिलिटी हुआ मेरा। तो ओ का मतलब क्या होता है कि हम पेबल है, पैसा देना अभी बाकी है, बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा जो पहले कर्ज है, एक बिजनेस के लिए ऐसा पैसा जो चुकाना अभी बाकी है, जिसको हम लोग नॉर्मल हिंदी में बताते हैं कर्जा है, मेरे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ठीक है, अब ये तो जनरली तुम लोग इतना तो तुम लोग को पता था, कुछ एक्सटर्नल बात हम लोग सीखेंगे, जैसे इसमें क्या एक्सटर्नल बात है, लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स इन टर्म्स एज इंटरनल लायबिलिटी लाइक कैपिटल। देखो लायबिलिटी 2 तरह का होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। कैपिटल में क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो ना मेरा इंटरनल लायबिलिटी कि बिजनेस के अंदर में वो ऑनर देता है, तो कैपिटल में कौन सा लायबिलिटी है, ये सब एमसीक्यू पूछता है। इंटरनल लायबिलिटी का कौन सा एग्जांपल दो, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये सब तुम लोग कंफ्यूजन है, सब तो पढ़े नहीं, तो थ्योरी चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यू आता है, तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टार्टिंग का थ्योरी का एमसीक्यू नहीं कर पाते, तो ये सब चीज ध्यान रखना। इंटरनल लायबिलिटी क्यों पढ़ा, क्योंकि ना बिजनेस का अंदर का विद इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ऑनर दे रहा है बिजनेस में, कैपिटल काइंड ऑफ बिजनेस की तो लायबिलिटी है, तो इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के अंदर हो रहा है। अब बाहर इतना केटर को पैसा चुकाना है, तो सब मेरा क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम लोग एग्जांपल में लिख दे कैपिटल। लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड, आउटसाइड मतलब जिसको बाहर को देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी फॉर एग्जांपल क्या, केटर्स लिख दो, जैसे मान के चलो इसमें से एग्जांपल दिया हुआ है, मान के चलो कि इसे एग्जांपल है कि बिजनेस क्या किया आउटसाइड, मतलब कि सलमान खान से 1 लाख रुपया लिया है। ठीक है, तो आदमी बोलता है ना कब 3 मंथ बाद वापस करे, तो 3 मंथ के लिए मेरा क्या हो गया, लायबिलिटी होगी, क्योंकि 3 मंथ बाद इसको क्या करना है, चुकाना है। सलमान खान में क्या लेगा, केटर लेगा, उससे पैसा लिए तो उसको फ्यूचर में इसको हम लोग चुकाना रहता है, मैं क्या है, केटर, जिससे फ्यूचर में लेते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, तो नॉर्मली एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सिंपल इसलिए दिया ना कि सब तुम लोग बाद में पढ़ो, इससे तुमको अच्छा समझ में आ जा रहा है, शुरू में तो सबको पढ़ना तुमको पता ही नहीं था ना, तो बहुत सा चैप्टर के लिए बोल के तुम लोग कमांड बढ़ गया। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी का ना 2 आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। ये हम फाइनल अकाउंट का क्लास 9th में बताए थे, नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, टेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट किसको बोलते थे। ठीक है, लायबिलिटी नॉन करंट, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, ये सब हम फाइनल अकाउंट का 9th क्लास में सब बताए थे, फिर बता दे रहे, ध्यान रखना। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा लायबिलिटी जो हम 1 साल के
बाद पे करेंगे। और करेंट मतलब कि विथ इन 12 मंथ्स। तो करेंट एसेट हो चाहे करेंट लायबिलिटी हो, विथ इन 12 मंथ्स के अंदर हमको रिकवर हो जाना चाहिए या पे कर देना चाहिए। लायबिलिटी केस में पे कर देना चाहिए और एसेट का केस में मिल जाना चाहिए। और नॉन करेंट का मतलब क्या होता है? 12 महीना से आगे, मतलब मोर देन 12 मंथ। नॉन करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज पेबल, सुनो पेड का मतलब कि दे चुके, पेबल मतलब कि देने वाले, दिए अभी तक नहीं है। लायबिलिटीज पेबल, लायबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ, मतलब कि 12 मंथ से ज्यादा। नॉन करेंट का मतलब क्या? 1 साल से ज्यादा में जो हम लोग चुकाते जो खर्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है? मतलब 10-10 साल 20-20 साल का होम लोन लो, बिजनेस लोन लो, करोड़ रुपया जिंदगी भर चुकाते रहोगे लोन, ठीक है। तो लोन क्या मालूम? एक नॉन करेंट लायबिलिटी कि 1 साल के अंदर ये खत्म होने वाला जल्दी रहता नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा जो लोन लिया वो बात अलग है, और जब नॉर्मली जो जनरली में लोन रहता है जो लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज्यादा का लिए रहता है, लोन में कर्जा लायबिलिटी है, तो मेरा कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी में। एग्जाम में यही सब पूछा कि एग्जाम्पल देखो नॉन करेंट लायबिलिटी का, तो दे देना बैंक लोन। करेंट मतलब क्या? लायबिलिटी पेएबल विद इन 12 मंथ्स। ये क्या है? आफ्टर 12 मंथ। जो सब हाईलाइट कर एकदम अच्छा से प्रेजेंटेशन किया हुआ है, पीडीएफ है कि आफ्टर 12 मंथ जो हम लोग पे करेंगे नॉन करेंट है, और विद इन 12 मंथ जो पे करेंगे वो मेरा क्या है? करेंट लायबिलिटी। एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। कोई क्रेडिटर्स को और तुम उधार में सामान बेच रहे हो, ठीक है, मान के चलो ना, जैसे कि तुम सब उधार में सामान ले रहे हैं, तो तुम हमको बोलोगे कि नहीं हमको 4-5 साल बाद पैसा देना चलेगा। ये सब केस में ऐसा नहीं होता है। चाहे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़े, बिल्स पेबल है, बिल्स के जो हम लोग पैसा देते हैं, 1 साल से ज्यादा टाइम मिलता है, देखे थे किसी भी चैप्टर में 1 साल से ज्यादा हम लोग किए थे, क्वेश्चन कोई भी किए थे। तो जनरली एसेट लायबिलिटी जो पॉसिबल ही नहीं कि 1 साल से ज्यादा तुमको टाइम दे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है रिलेशनशिप की वजह से आदमी टाइम देता है, पर ऐसा लायबिलिटी जो कि हम लोग 1 साल के अंदर ही चुका खत्म करना पड़ेगा, नियम है। अब तुम किसी उधार में खरीदोगे कुछ सामान, तुम बोलोगे कि हम 10 साल बाद सामान देंगे, पैसा देंगे। अब मान लीजिए मेरा कपड़ा का बिजनेस, हम इससे 1 लाख का कपड़ा खरीदे, तो हम इसको बोलेंगे हम 10 साल बाद पैसा देंगे? ऐसा होता ही नहीं सब इस सब केस में। तो ये सब मेरा क्या है? क्रेडिटर्स जो है मेरा, ये करेंट लायबिलिटी केस में आता है। किसमें आता है? तो एग्जाम में पूछेगा कि एग्जाम्पल दो करेंट लायबिलिटी का, ठीक है, ना तो पूछ लेगा व्हाट इज करेंट लायबिलिटी। तो जो विद इन 12 मंथ के अंदर जो लायबिलिटी मेरा दे देंगे वो मेरा क्या? करेंट लायबिलिटी होगी। एग्जाम्पल में क्या दे दोगे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? ध्यान बातचीत मत करो। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? अगर किसी से पैसा हम उधार में खरीदते हैं, अगर बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अगर हम किसी से चीज सामान जो गुड्स या कुछ भी उधार में अगर हम परचेस करते हैं, उसका पैसा हमको फ्यूचर में देना है, तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये लायबिलिटी का कैटेगरी में आता है ना। तो अब इसका डेफिनेशन पूछ लेगा ना, प्रॉपर डेफिनेशन बोलो। हम तो शॉर्ट टर्म में तुम लोगों को समझा दिए थे, तो डेफिनेशन पढ़ते। क्रेडिटर्स आर पर्सन्स फ्रॉम होम बिजनेस परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिटर्स में तो हम लोग परचेस उधार में खरीदते हैं। क्रेडिटर्स का हम सिंपल डेफिनेशन लिखे थे, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। तो इसको थोड़ा सा बना के लिखा है कि क्रेडिटर इसको बोलते हैं बिजनेस जिससे उधार में सामान खरीदता है। जनरली अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स इज विथ इन 12 मंथ्स, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज करेंट लायबिलिटी, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग सीखे। तो जो क्रेडिटर से जो हम लोग सामान घर में लेते हैं ना, इसको हम लोग नहीं बोल सकते ये ऐसा लायबिलिटी नहीं है कि 1-2 साल बाद चुकाओगे तो चलेगा, 1 साल बाद चुकाओगे तो चलेगा। ये सब जो लायबिलिटी है ना, हम लोग को तुरंत चुकाना पड़ता है विथ इन 12 मंथ्स। तो ये मेरा किसका कैटेगरी में आ जाएगा? करेंट लायबिलिटी में। तो सब एग्जांपल पूछ सकते हैं। एग्जांपल दो जैसे नॉर्मल तुम लोग समझ में आ जाएगा। बिजनेस गुड्स परचेस किया किससे? नाम भी लिखा है एसआर के, मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिट परचेस किया गुड्स 10,000 का, तो पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, फ्यूचर में ना पे करेगा, उधार में लिए हैं तो। अब ड्यूरेशन उन लोग के बीच में डिसाइड हो गया 3 मंथ्स पर, 1 साल से ज्यादा का नहीं। अब ये थोड़ी ड्यूरेशन डिसाइड हुआ होगा 13 मंथ्स 23 मंथ्स विथ इन 12 मंथ्स, क्योंकि करंट लायबिलिटी है। और जनरली तुम लोग अगर कॉमन सेंस वाला बात है कि तुम किसी उधार में परचेस को तुमको 2-3 साल का थोड़ी टाइम देगा कि तुम मेरा बेचने के लिए कपड़ा तुम हमसे होलसेलर से अगर रिटेलर लिया है बेचने के लिए कपड़ा, तुम ऐसा बोल सकते हो कि 4-5 साल बाद पैसा लेना, हो ही नहीं सकता। तो ये सब जो मेरा लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के भी कैटेगरी में लाइक करना ही करना है, ठीक है। ऐसे में डेटर्स, एसेट हम लोग क्या करते हैं? उधार में खरीदते हैं, और डेटर में उसका ऑपोजिट उधार में बेचते। क्रेडिटर्स में हम लोग उधार में खरीदते तो उसको पैसा चुकाना है, तो मेरे क्या हो गया? लायबिलिटी। डेटर्स में हम लोग उधार में बेचते तो हमको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो चलो पढ़ते हैं। डेटर इज अ पर्सन
फ्रॉम होम, मनी इज रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब कि मिलने वाला है। तो एक होता है ना रिसीव, एक होता है रिसीवेबल। रिसीव मतलब मिल चुका है, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। एक होता है पेड, पेड मतलब पेड कर चुके हैं, पेबल मतलब पेड करने वाले हैं। तो पेबल रिसीवेबल का मतलब क्या, हुआ नहीं, होने वाला है, ठीक है। रिसीवर टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में क्या ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल जिसको हम लोग उसको पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल है, मिलने वाला है। जनरली डेटर्स आर रिसीवेबल विद इन 12 मंथ। अब इसे मान के चलिए इसको हम उधार में अगर बेच रहे हैं तो बोलेंगे 3-4 साल बाद पैसा दो, कि 1 साल के अंदर ही। तो जो चीज मेरा विद इन 12 मंथ्स होगा मेरा कौन सा कैटेगरी में आएगा, नॉन की करेंट में, नॉन कैटेगरी करेंट में, करेंट में। तो मेरा कौन सा एसेट हो जाएगा, करेंट एसेट। तो वही बोल रहा है therefore they are treated as current asset, ठीक है। अब एसेट्स किसको बोलते हैं, एसेट भी बता चुके हैं, ऐसा कोई भी चीज हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ऐसा कोई भी चीज हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब हम क्या बता सकते बोलो तो इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। बेनिफिट मेरा क्या है, एसेट है। और तो चीज बोले द राइट विच आर ओन एंड कंट्रोल बाय एन बिजनेस, इसका जो है ऑनर भी और कंट्रोल भी किसके पास होना चाहिए, तभी ना बोलेंगे मेरा एसेट है। ये डेफिनेशन हम लिखवा भी चुके थे, तो एसेट को भी डेफिनेशन लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑन बाय एन एंटरप्राइज, ठीक है। एसेट एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो एंटरप्राइज के द्वारा ओन रहता है, मतलब कि ऑनर उसका कौन रहेगा, एक एंटरप्राइज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या एसेट का लिखवा चुके थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम लोग को दे दिए थे। तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि एसेट का क्या क्या एग्जाम्पल्स होगा, तो बोल देना फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, बैंक है, डेटर्स, सब बता भी देना तुम लोग कैसे एसेट होता है, क्लास बेसिक में यही सब बताए थे। तो एग्जांपल्स भी दे देना। एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट एंड फिक्टिटियस एसेट, ठीक है। सुनो, नॉन करेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा एसेट जो 12 मंथ से ज्यादा रखेंगे, उसको मेरा पर्पज सेल करने का नहीं है, वो मेरा कौन होगा, नॉन करेंट। करेंट मतलब क्या, ऐसा एसेट जो 12 मंथ के अंदर ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अभी हम लोग पता चला करंट में कि विद इन 12 मंथ इसका खत्म हो जाएगा, कौन सा, डेटर्स, ठीक है। एक क्या होता है फिक्टिटियस एसेट, मतलब ये क्या होता है, इस भी पढ़ाएंगे, तीनों भी पढ़ने एक लाइन से। पहला क्या है, नॉन करंट एसेट, ठीक है। बोला दोस एसेट्स विच आर नॉट मीन फॉर सेल, मतलब ये एसेट हम लोग बिक्री करने का मकसद से, सेल करने का मकसद से नहीं रखते, क्योंकि 1 साल से ज्यादा रखना चाह रहे हैं ना, नॉन करेंट है ना, 1 साल में तो इसको हटाना नहीं चाह रहे हैं, तो इसको मैं सेल करने का मकसद नहीं होता है। आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, नॉन करते 12 मंथ से ज्यादा रहेगा, हम लोग को पता ही है। अब ये 2 तरह का होता है, क्या होता है टेंजिबल, एक क्या होता है ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, टीवी हो गया, क्या हो गया, टेंजिबल एसेट, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू नहीं सकते। पैटेंट्स हो गया, गुडविल हो गया, ये मेरा कौन सा एसेट होगा, ये सभी पढ़ा चुके हैं। दोस एसेट विच कैन बी सीन और टच्ड, दैट इज दे आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब फिजिकली उसको हम लोग देख सकते हैं, लैपटॉप का फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट। एग्जांपल पे देखो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, सबको मशीन हो गया, सबको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। Those assets which cannot be seen, सीन भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते, that is they have no physical existence, that is क्या, गुडविल हो गया, पैटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, सब मेरा क्या है, इंटेंजिबल एसेट। तो यही सब पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जांपल पूछा, करंट एसेट का मतलब क्या, दोस एसेट which can be easily converted into cash and are held for रीसेल, इसको मतलब लोग रीसेल कर सकते हैं, इसको सेल करने मकसद रहते हैं। मान लो 12 मंथ तक ही है और मैं बेचने का मकसद नहीं रहता, तो हम 12 मंथ से ज्यादा ना रखते हैं, बेचने का मकसद होता है विद इन 12 मंथ फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। ये तो हम लोग पहले ही पता है, नॉन करंट में मोर देन 12 मंथ और करंट में लेस देन 12 मंथ, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल ही पूछेगा, करंट एसेट का मान लो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, पर ज्यादा चांस है डेफिनेशन से ज्यादा क्या पूछेगा, एग्जांपल्स, कि एग्जांपल्स बताओ, 2 करंट एसेट का नाम बता दो, तो ये सब पूछेगा, जो बोले ध्यान रखना। तो डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये सब क्या होता है विद इन 12 मंथ क्या होता है, ऐसा रिलाइज हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पे एसेट है, पता है ना, ऐसा खर्चा जो हम लोग एडवांस में करते, 3 महीना सैलरी तुमको एडवांस दे दिए, तो 3 महीना तुमसे फ्यूचर में सर्विस लेंगे, तो मेरा क्या हो गया, एसेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, ये ना काल्पनिक एसेट है, मतलब कि रियल में नहीं है, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये मेरा है, ये मैं रियल नहीं है। फिक्टिटियस है मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, मेरा क्या है,
एक काल्पनिक है, काल्पनिक एसेट है, मतलब कि एक इमेजिन करके रखे कि ये मेरा ऐसा एसेट है, ठीक है। दिस आर लॉसेस नॉट रिटेन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर incurred but in more than one accounting period। देखो एक ऐसा खर्चा एसेट होता है ना जिसको ना हम लोग एक साल में खत्म नहीं करते, हर साल एक में से। मान के चलो मेरा 5 करोड़ का एसेट है, तो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ना, मान के चलो मेरा 5 करोड़ का एसेट है, तो एवरी ईयर ना 1-1 करोड़ कर करके मेरा एसेट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म होने वाला नहीं है। इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं पूछेगा, तो इसका डेफिनेशन ध्यान में रखना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में और पूछेगा तो ये वाला दे देना, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कैसा एक्सपेंडिचर है, वही सेम एग्जाम्पल जो दिया ना कि एक साल में ये खत्म नहीं होता, ऐसा खर्चा है, हम लोग साल पर साल खत्म करते जाते हैं। तो ये वाला भी देख लेना। बिल रिसीवेबल तुमको पता है, डेटर का ही भाई है। बिल रिसीवेबल तो हम लोग चैप्टर ही पढ़े कि मान लो गुड्स किसी को हम लोग उधार में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बोल दिया कितना डेटर को सोल्ड कर, जिसको लोग सेल करते हैं क्या बोलते हैं, डेटर बोल लो या ड्रॉई बोल लो, और जो बेचता है उसको क्या बोल लो, केटर बोलो या ड्रॉर बोल लो, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड किया कितना रुपीस का, 20,000 का डेटर को, ठीक है। बोला कि 2 महीना के बाद हम पे करेंगे, कितना महीना बाद पे करेंगे, 2 महीना बाद। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो तो 2 महीना जो लिखा हुआ है टेन्योर क्या बोलते हैं, टाइमिंग जो रहता है, ठीक है। 2 महीना बाद तुम्हारा हम पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, आरके मतलब रणवीर कपूर मार्क्स डेटर है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करके बिल वो दे दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवर, ठीक है। तो डेटर और बिल रिसीवर में फर्क क्या है, डेटर में क्या होता है कि हम तुमको उधार में बेचे, बातचीत हो गया तो इतना टाइम बाद हमको पैसा दोगे, ठीक है। बिल रिसीवर का केस में क्या होता है, डेटर का भाई बिल रिसीवर, हम एग्जाम्पल में बताए थे, डेटर का भाई क्या है, बिल रिसीवर। इस केस में क्या होता है, हमको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं, तुम पैसा दोगे। एक लीगल हम लोग क्या बनाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि भैया तुम पैसा बोलो ना 3 महीना दोगे, जो बात तुम मुंह से बोलो वो बात हमको लिखित दो। देखो मुंह से बोलो तो तुम उसको कुछ उखाड़ नहीं पाओगे अगर नहीं देगा पैसा तो। अगर मान लो लिखित ले लेते हो ना कि नहीं 3 महीना बाद हम लीगली एक बॉन्ड बनाते, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो चैप्टर जो कुछ तुम लोग नहीं किए हो और लिखित कर लेते हो ना, तो उसको लीगल तौर पे पैसा देना ही पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, क्या बोलते हो, डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 दिन का हम लोग डेज ऑफ ग्रेस देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल सेम के, दोनों में सेम केस है, दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, उधार में बेचते, रिटर्न में उधार में, बिल रिसीवेबल में भी हम लोग क्या करते हैं, उधार में बेचते। बस फर्क क्या है, उसमें लीगल पेपर नहीं तो इसमें लीगल पेपर बनता है तुम्हारे नाम पे। बिल्स पेबल में सेम, क्रेडिटर का भाई क्या है, बिल्स पेबल, फ्यूचर में पैसा हमको देना है उसको, उसका लीगल पेपर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। एक्सेप्टेंस गिवन टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या होता है, डेटर और प्लस बिल रिसीवेबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ऐसा रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया कि पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, पैसे मिलेंगे, मिला। रिसीवेबल का पहले बोलते, रिसीव मतलब मिल चुका, रिसीवेबल मतलब कि मिला भी नहीं, मिलने वाला है, ठीक है। तो कौन सा कैटेगरी में कौन 2 चीज आता है जिसमें पैसा मिलने वाला रहता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का एग्जांपल तो बोल देगा, तो ये 2 ठो दे सकते हैं। और दोनों को प्लस का मतलब क्या हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेड। सेम ट्रेड पेबल में क्या होगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दोनों तो फ्यूचर में पैसा हमको देना है, पैसे देने, दिए नहीं है। पेड मतलब दे चुके, पेबल मतलब दिए नहीं, देना अभी बाकी है। इस पे क्रेडिटर्स प्लस क्या आएगा, बिल्स पेबल, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल दिया, करंट एसेट का एग्जांपल क्या है, यही सब पूछेगा, करंट एसेट का 2 एग्जांपल दो, 1 मार्क्स का पूछे, 2 दे देना, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। बोले करंट लायबिलिटी का एग्जांपल दो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एक क्या, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या, जो पैसा हमको मिलता है, ठीक है। अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल, रिसिप्ट का मतलब क्या, मिल चुका, रिसीवेबल का मतलब मिलने वाला है, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं कि बिजनेस का ना, जो मेरा नॉर्मल जो बिजनेस जिसका हम लोग करते हैं, ठीक है, उससे कुछ हमको पैसा आता है ना। मान के चलो मेरा राशन का दुकान है, ठीक है, हमारा कपड़ा का दुकान है, तो रेगुलर जो कपड़ा बेच करके जो मेरा पैसा आ रहा है ना, जो मेरा बिजनेस से जो मेरा पैसा आ रहा है ना, वो मेरा कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या, ये मेरा बिजनेस का काम नहीं है, मेरा बिजनेस का काम कपड़ा बेचना है, पर बाय चांस ये चीज हम किए हैं, बाय चांस इस चीज से हमको पैसा आया। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरा कपड़ा का दुकान है, मेरा मेन काम है कपड़ा बेचना, तो मेरा कौन सा रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये जो मेरा रिसिप्ट मिला ना, इसका नाम भी है, रिसिप्ट का भी कैटेगरी होता है, किस तरह का रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। मेरा बिजनेस का जो चीज हम लोग जो नॉर्मल जो मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, कपड़ा बेच के उससे आ रहा है,
मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब ऐसा रिसिप्ट जो कि मेरा बिजनेस से नहीं आ रहा, जनरली मेरा ऐसे मतलब कि रोज नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, कभी कभार हो सकता है। मान लीजिए मेरा कुछ एसेट पुराना हो गया, कोई मशीन हम कपड़ा बना रहे हैं पुराना हो गया, उसको हम बेच दिए, तो मेरा क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। रोज थोड़ी बेचते हैं मशीन, कभी कभार खराब होता है तो बेचते। तो जो चीज हम लोग कभी कभार करते हैं, बाय चांस करते हैं, जिस चीज से हमको पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। और जिस चीज से जो मेरा बिजनेस है उस चीज से रिसीव करने का, रोज कपड़ा बेचेंगे रिसीव करेंगे, वो मेरा कौन सा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन, सुनो। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम लोग सेल करते हैं गुड्स, उससे जो मेरा पैसा रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव होगा, मेरा कौन सा रिसीव है, रेवेन्यू रिसीव। फॉर एग्जाम्पल क्या, सेल ऑफ गुड्स और रिसीव्स, कमीशन रिसीव, ये सब मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इट इज दोस रिसिप्ट्स विच इज नॉट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलता है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम लोग रेगुलर बेचते हैं वो मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वही मेरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो नॉर्मल क्या नहीं बेचते, जैसे एग्जांपल सेल ऑफ नॉन करंट एसेट लाइक फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या है, हम लोग हर, अब मान के चलो अगर मेरा बिजनेस ही चीज का कि हम फर्नीचर और मशीन बेचते हैं, तब तो मेरा ये रेवेन्यू रिसीव हो जाएगा कि मेरा बिजनेस ही है कि रेगुलर हम क्या बेचते हैं, यही सब बेचते हैं। पर जो चीज मेरा रेगुलर बिजनेस बेचने का काम नहीं है, बाय चांस कहीं कहीं बेचते हैं, मेरा रोज का काम है कपड़ा बेचने का, तो हम कपड़ा रोज बेच के कमा रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, तो मेरा रेवेन्यू रिसीव है। पर हम उसके लिए क्या कहते हैं, कभी कभी मशीन बेच दिए, खराब हो गया, जो चीज मेरा कपड़ा बन रहा है वो मशीन खराब हो गई, उसको हम बेच के हटा दी, तो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। नॉर्मल से याद रखना, मेरा बिजनेस अगर हम कोई रेगुलर चीज जो बेच रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेगुलर का मेरा काम नहीं है बेचने का, कभी को बाय चांस बेच दिए, कौन सा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जांपल भी दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब काइंड ऑफ जो मेरा खर्चा और एक्सपेंसेस हो रहा है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट, स्पेंड मतलब क्या, पैसा खर्च करना, स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना, और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग मतलब कि खरीदना, क्या, एसेट, गुड्स और सर्विस। कुछ भी हम लोग गुड्स एसेट खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे, कुछ सर्विस खरीदना मतलब क्या, मैं लैपटॉप रिपेयर करने के लिए किसी को बुला रहे हैं, एसी रिपेयर करने के लिए बोला, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस खरीदना, बदले में पैसा देते हैं, काइंड ऑफ क्या हो गया, सर्विस खरीदना। सर्विस के बदले में हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो कुछ एसेट खरीदो, गुड्स खरीदो या कोई सर्विस खरीदो, तो बदले में जो पैसा दो उसको लोग बोलते मेरा खर्च हो गया। एक्सपेंस का मतलब क्या है, सामान खरीदे या मशीन बनाए, कुछ रिपेयर करा, या कुछ गुड्स खरीदे या कुछ एसेट खरीदे, तो बदले में जो मेरा खर्चा हो मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, इसमें भी दो कैटेगरी होता है, एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एग्जाम पर्पज से ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट विच इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा खर्चा जो इसका हम जो यूज जो ना एक साल के अंदर ही करके खत्म कर देंगे। ठीक है, एक सामान लिए, मान के चलो ना, लाइट लिए, पंखा लिए, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे जिस जो एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो तुम 50 केजी चावल का बस्ता ही लेकर के आए, ठीक है, उसमें एक्सपेंडिचर किए, ठीक है, तो एक साल के अंदर खत्म कर दो कि 5-6 साल खाओगे उसको। तो ऐसा कोई चीज में विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में क्या होता है, एक दिन में भी खा लो, 1 महीना में खा लो, 10 दिन में खा लो, विद इन 12 मंथ्स। अब ये नहीं कि विद इन 12 मंथ्स पूरा एक साल बाद ही खत्म करना है, ऐसा नहीं। 12 मंथ्स के अंदर कभी भी, एक दिन में, 1 घंटा में, आधा घंटा में, 1 घंटा में, एक दिन बिरयानी बना के खत्म कर दो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, विद इन 12 मंथ्स। ऐसा खर्चा जिसका हम यूज कब कर ले रहे हैं, 12 मंथ्स के अंदर ही, वो मेरा किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, कैपिटल मतलब क्या, 12 मंथ से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, ये इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में अगर समझ देगा तो छोटा खर्चा, मतलब छोटा ही खर्चा करेंगे ना, एक साल के अंदर खत्म कर लेंगे। और लंबा खर्चा, मोटा खर्चा मतलब कि जैसे कि लंबा खर्चा जो एक साल से ज्यादा यूज करेंगे, बिल्डिंग खरीद लिए, ये खरीद लिए, बेंच वगैरह कर लिए, तो ये सब क्या होता है, ये सब खर्चा ऐसा है ना कि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा लंबा चले, और जो लंबा चलता है ना एक साथ, उसका पैसा भी मोटा लगता है, इसलिए बोलते हैं मोटा खर्चा, लंबा खर्चा। एक बिल्डिंग अगर लेंगे तो एक साल के अंदर थोड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टीवी एक साल के अंदर थोड़ी खराब हो जाता तो कोई बात का बात है, नॉर्मल तो एक साल से ज़्यादा ही चलाते हैं हम लोग टीवी वगैरह। तो ऐसा खर्चा जिसका रियलाइज हम लोग 12 मंथ्स के अंदर कर ले, वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू। और 12 मंथ से ज़्यादा तक उसको हमको रियलाइज करें, मतलब एक साल बाद भी खर्चा से मेरा यूज़ खत्म होने वाला नहीं है, एक साल बाद भी उसका खर्चा करके हम यूज़ करेंगे। बिल्डिंग में खर्चा के एक साल बाद भी उसका यूज़
करेंगे। टीवी में खर्चा कि 1 साल बाद भी उसका यूज करेंगे, करेंगे क्या, कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा, तो इसमें से कोई एग्जाम में आने का चांस है, ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। जो 1 साल से ज़्यादा सैलरी 1 साल से अंदर ही, 1 साल के अंदर ही नहीं खर्चा खत्म करना पड़ेगा, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब विथ इन 12 मंथ्स, ऐसा खर्चा जो विथ इन 12 मंथ्स के अंदर रियलाइज हो जाता है। और इसमें क्या एग्जांपल हो गया, परचेज ऑफ मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सब हम लोग क्या करते हैं 1 साल से ज़्यादा चलाते हैं। बिल्डिंग भी लिख लो, लैंड भी लिख लो, लिखना तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एग्जाम्पल खत्म होने वाला नहीं है। बेसिक तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसमें से आने का चांस एग्जाम में, ध्यान रखना एक्सपेंडिचर को। और 5 है, ठीक है। एक्सपेंस किसको बोलते हैं, एक्सपेंस इज द लॉस इंकर फॉर जनरेटिंग, लिखे ना, ठीक है। मान के चलो ना, देखो एक्सपेंस होता है, एक लॉस होता है। एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या होता है मालूम, अगर तुम खर्च करते हो ना, एक्सपेंस करते हो ना, तुमको बदले में कुछ, लॉस में कुछ नहीं मिलता है, ये फर्क है। एक्सपेंस और लॉस में ये फर्क है। तो आदमी बहुत जन सोचता है, जैसे तुम लोग पढ़ा, तुम लोग तब से यही सोच रहे हो कि एक्सपेंस लॉस सेम होता है, सेम होता है, पर डिफरेंस क्या है, एक्सपेंस और लॉस 2 अलग अलग नाम है। तो एक्सपेंस अगर हम लोग कुछ खर्च करते हैं ना, एक कॉपी का ऊपर खर्च करते हैं, बदले में एक कॉपी लेकर के आते हैं। लॉस में बदले में कुछ नहीं मिलता, आग लग गया बदले में कुछ नहीं मिला। अगर इंश्योरेंस करा तो बात का बात है, तो जनरली ऐसा चीज़ हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चल रहे रास्ता में, मेरा एक सामान लेकर के जा रहे, लैपटॉप या आईफोन लेकर के जाते, फोन लेकर टूट के चकनाचूर हो गया, तो एक्सपेंस का कैटेगरी में, किसका कैटेगरी में आएगा, लॉस। डेप्रिसिएशन है, ये मेरा किसका कैटेगरी में आता है, लॉस का कैटेगरी में। डेप्रिसिएशन का मतलब कुछ मिलता है क्या, ऐसा खर्च इसमें हम खर्च कर बदले में हमको कुछ मिल रहा है, वो मेरा क्या एक्सपेंस, जिसका बदले में कुछ नहीं मिलता मेरा क्या है, लॉस, ठीक है। ध्यान रखना क्या चीज, नहीं हम ऐसे जनरली बता रहे, एक्सपेंस और लॉस का मतलब एक्सपेंसेस इज द लॉस्ट, अच्छा लॉस्ट लिखा हुआ है, लॉस्ट इंकर फॉर जनरेटिंग। सुनो, ऐसा खर्चा ना जो मेरा हो जाए, लॉस हो जाए, मान के चलो ना, जैसे तुमको हम 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो 100 रुपया मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, चल गया, और उसके बदले में मेरा क्या है, कुछ जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, जनरेटिंग हो रहा है, बदले में हमको कॉपी मिल रहा है। 100 का नोट दिए, 100 का नोट मेरा क्या पूरा लॉस्ट हो गया, तुम्हारे पास चल गया, 100 का नोट मेरे पास वापस आने वाला नहीं है, पर बदले में मेरा कुछ जनरेट होता है। जनरेट का मतलब बदले में हमको कॉपी मिला, तो मेरा जो खर्चा लॉस्ट हो जाएगा, जो पैसे जो हम इनकट करेंगे वो तो मेरा चला जाएगा। मान लो कॉपी कीने, कुछ भी खरीदे, तो उसके बदले जो पैसा थे वो तो मेरा लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर बदले में मेरा क्या होगा, कुछ इनकम आएगा, तो कुछ जनरेट भी होगा, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी होता है, रेवेन्यू और रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, तो तुम लोगों को पहले ही हम बता दें, 5 साल में जो इंस्टॉलमेंट में जो हम लोग खत्म करते हैं ना, एक कोड कर करके, एक बार में खत्म नहीं होगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल में जो खर्चा खत्म नहीं होगा, एजम्पशन बेसिस में 1 साल 2 साल 3 साल से 5 कोड, तो 1 साल में खर्चा होने वाला नहीं है, 1 2 3 4 5 साल लग सकता है, ठीक है। तो मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही आ जाएगा। एक्सपेंस पे क्या होता है, मेरा पैसा तो लॉस होगा, पर बदले में हमको कुछ जनरेट भी होगा। इनकम किसको बोलते हैं, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि 1 साल के अंदर जो हम पैसा मेरा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, मेरा के लिए काइंड ऑफ क्या है, इनकम है। प्रॉफिट मतलब मेरा क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है विद इन अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल में जो हम कमा रहे हैं ना, प्रॉफिट हो रहा है, मेरा क्या है, काइंड ऑफ इनकम है। तो इनकम को जनरली डेफिनेशन पूछता नहीं है, पूछेगा तो ये पूछेगा, ठीक है। इनकम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। रेवेन्यू मतलब क्या, मेरा कितना कमाई हुआ, उसमें मेरा कितना खर्च हुआ, ठीक है। मान के चलो कि एक बस वाला जो है, बस वाला जो टिकट काटता है ना, तो मान लो कि बस वाला जो टिकट काटा उसमें कमाई हुआ, मान के चलो 1 लाख रुपया कमाई हुआ, तो कुछ खर्चा होगा, उसको माइनस तब ना तुम बोलोगे मेरा इतना इनकम हुआ, जो खर्चा उसको माइनस करे तब ना बोले मेरा इतना इनकम हुआ। अब जो इनकम होना मेरा रेवेन्यू है, जैसे मान के चलो बस में जो मेरा 1 लाख रुपया इनकम हुआ ना, वो मेरा क्या है, रेवेन्यू है। अब 1 लाख कमाने में कुछ खर्चा भी हुआ होगा, वो खर्चा माइनस करता हूँ कि मेरा इतना इनकम हुआ है, ठीक है, तब बोलते हैं हम लोग मेरा इतना इनकम हुआ है। तो कुछ अगर हम कमाते हैं ना, तो मेरा रेवेन्यू इनकम कितना कमाए, पर एक्चुअल मेरा कमाई क्या, उसमें जो खर्चा है तब ना बता पाएंगे। जैसे मान के चलो, अब तुम लोग बस वाला बोल, तुम तो लाख रुपया महीना कमा रहे हो, कैसे बोलो, तो बस वाला बोलेगा कि 1 लाख कमा, तो उसमें खर्चा भी, एक्चुअली मेरा हाथ में इनकम इतना नहीं आता है, 50 रुपया खर्चा कि 50 रुपया आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम। तो कोई कितना भी कमा रहा, तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते तुम तो 10 लाख रुपया कमा रहे हो, 10 लाख कमा तो 5 लाख तो खर्चा भी हो सकता है, तो असल में उसका कमाई कितना होगा, 5 लाख।
तो जो एक्चुअल रेवेन्यू इनकम है उससे जो मेरा खर्चा उसको माइनस करने के बाद जो मेरा बचता है पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल अकाउंट में तो ऐसे करते हैं, एक्सपेंस से इनकम माइनस करते हैं, जो मेरा बचता है क्या निकलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, ऊपर वाला तो नहीं पूछेगा। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या बोले थे, कि ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में कर दे, फ्यूचर का पैसा प्रेजेंट में दे दिए, नेक्स्ट ईयर का पैसा हम लोग प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल दे दिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगला साल का पैसा हम लोग इस साल ही दे दिए। अब आने वाला साल कुछ भी हो सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल, जितना साल का भी पैसा, मतलब फ्यूचर का चीज हम लोग प्रेजेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस में कर दे, जो खर्चा मेरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है। ठीक है, हम लोग एडवांस में सब पे कर सकते हैं, सैलरी एडवांस में पे कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करेंट एसेट। ठीक है, कौन सा एसेट है मेरा, ये करेंट एसेट है, 1 साल के अंदर ये हो जाता है। आउटस्टैंडिंग किसको बोले थे, आउटस्टैंडिंग ऐसा खर्चा जो अभी चुकाना बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू पेड हुआ नहीं है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, ऐसा खर्चा जो इनकर्ड हो गया कि तुमको 1 लाख रुपए हमको चुकाना, इनकम हो चुका है खर्चा, पर अभी तक पेड नहीं किए, ड्यू है, पे करना अभी बाकी है। समझ में आया। सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, मान के चलो कि अभी कौन सा चल रहा है, अभी मान के चलो जनवरी चल रहा है। ठीक है, तुम मेरे पास जॉब कर रहे हो, अभी जनवरी चल रहा है, अभी दिसंबर का तुमको पैसा दिए नहीं, तो दिसंबर का जो मेरा पैसा मेरे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी की। जनवरी में मेरे लिए तुम्हारा दिसंबर का पैसा देना भी आउटस्टैंडिंग है, अभी दिए नहीं, देना बाकी है, पर मेरे लिए वो खर्चा इनकट हो चुका है। खर्चा रेडी है कि नहीं, मेरा खर्चा दिसंबर में ही रेडी था, पर अभी तक हम दिए नहीं थे। एक्सपेंसेस इनकट मतलब एक्सपेंसेस इनकट हो चुका था दिसंबर में, पर पेड बट नॉट पेड, पर हम दिसंबर में पे किए क्या तुमको सैलरी नहीं किए। तो ऐसा खर्चा जो जनरेट हो चुका है पर उसका पैसा हम पे नहीं किए, मेरा जो तुम्हारा सैलरी था दिसंबर में जनरेट हो गया था, इनकट हो चुका है। इनकट मतलब कि जनरेट ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, पर अभी तक पे नहीं किए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मेरा कौन सा लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब तुम थोड़ी बोल सकते कि 1 साल बाद सैलरी देंगे, विथ इन 12 मंथ। करेंट का मतलब क्या, 12 मंथ के अंदर ही हमको चुकाना पड़ेगा तुमको, तब सैलरी थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं तुमको हम 1 साल बाद 4-5 साल बाद देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें किसका कैटेगरी में आता है, करेंट लायबिलिटी। तो हेडिंग दे देगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज, 4-5 ऑप्शन दे देगा, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तुमको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना एवरी ईयर, नॉर्मल कोर्स मतलब जो नॉर्मली हम लोग जो बिजनेस चला रहे हैं, जिस चीज़ का कपड़ा उपड़ा किसी चीज़ का, उससे जो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे मेरा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, ये क्या खुद 2 बार दे दिया क्या, प्रॉफिट डेफिनेशन क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट में 2 प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट एक क्या होता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मान लो तुमको सैलरी मिला ना, तो सैलरी 30,000 जो तुम्हारा ना ग्रॉस सैलरी है। अब मान लो 30,000 जो सैलरी हम बोले तुम्हारा SI PF ये सब काट के देंगे, काट करके 25 देंगे, तो हम बोलते हैं तुम्हारा सैलरी कितना है, ग्रॉस बोलेंगे 30 है, पर काट कूट के जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सैलरी 25 है। तो ग्रॉस मतलब टोटल मेरा इतना, काट कूट के सब माइनस उनस करके जो हम लोग लास्ट में निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट। तो नॉर्मल तुम्हारा सैलरी 30,000 का है, क्योंकि बोलोगे नहीं कि 25,000 का सैलरी, तुम क्या बोलोगे 30,000 का सैलरी, पर हाथ में मिलता क्या है, नेट कितना मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, नेट कितना मिलता है, तो काट कूट के कितना मिलता है, तो SI PF काटे मान लीजिए 25 में, तो 25 मेरा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। समझ में आया। जैसे हम लोग ट्रेडिंग क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग का जो पैसा आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको तो फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी का खर्चा फिर माइनस कर जो लास्ट में निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। गेन किसको बोलते हैं, आर 3 पॉइंट है, ध्यान दो। गेन किसको बोलते हैं, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटीज, मतलब कि रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। मान के चलो मेरा बिजनेस है कपड़ा का, तो कपड़ा से जो हम कमा रहे हैं ना, वो तो मेरा रेगुलर यही बिजनेस है, कपड़ा का बिजनेस ही है, मेरा फोन का ही बिजनेस ही है, तो इससे जो हम कमा रहे हैं ना मेरा क्या किसका कैटेगरी में आएगा, प्रॉफिट। तो 2 वर्ड, एक प्रॉफिट एक गेन है, तो हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट गेन दोनों क्या होता है, सेम होता है, पर प्रॉफिट और गेन क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रॉफिट मतलब क्या, नॉर्मल जिस चीज का हम लोग बिजनेस करें ना उससे जो हम लोग कमाना मेरा क्या है, प्रॉफिट। और गेन क्या है ना, ये मैं रेगुलर नहीं इरेगुलर कमाई की, हमेशा नहीं होता है। जैसे बिजनेस करे तो नॉर्मल मेरा हमेशा कमाई होता है, रेगुलर कमाई मेरा वही है, तो मेरा प्रॉफिट है। इरेगुलर मतलब अचानक से जो कमाई हो जाता है, अचानक से मतलब क्या हो सकता है, लॉटरी लग गया,
ठीक है। लॉटरी का जो मेरा कमाई इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गेन, ठीक है। लॉस किसको बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, ठीक है। बोला ना जितना कमाए ने मतलब जितना बजट भी पूंजी भी लगाए थे ना उतना भी नहीं मिला, उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा जैसे नॉर्मली हम लोग कोई बिजनेस करते हैं ना, हम बोलते हैं ना मेरा पूंजी भी नहीं निकला, उल्टा मेरा पैसा एक्सेस लग चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस हो गया, ठीक है। एक्सपेंस में बदले में कुछ मिलता है, 100 रुपया देंगे बदले में कॉपी मिलेगा, और लॉस में कुछ नहीं मिलता है बदले में। ये एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस है। एक्सपेंस करोगे तो बदले में कुछ जनरेट होगा, लॉस में कुछ जनरेट नहीं होगा, कोई बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। स्टॉक किसको बोलते हैं? स्टॉक, इसका एक और नाम क्या है? इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसा सामान जो हम लोग गोडाउन में रख के, तो गोडाउन में रखे मतलब कि वो बिक्री हुआ नहीं है तभी ना गोडाउन में है, स्टॉक में है। अगर सोल्ड हो जाता तब क्यों स्टॉक में रखते हैं? हमसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा स्टॉक में सामान रखा हुआ है, सामान क्यों रखा? क्योंकि वो बिक्री अनसोल्ड है, क्या है? अनसोल्ड, तभी ना स्टॉक में है। अब मान लीजिए सोल्ड है तो स्टॉक में हम गोडाउन में रख के करेंगे क्या? सब गोडाउन तो खाली हो जाएगा मेरा। तो ऐसा गुड्स जो अनसोल्ड है, जो सोल्ड हुआ नहीं है, गोडाउन में मेरा पड़ा है, वो मेरा कौन सा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक या इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज मतलब किसको यूज अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। लैपटॉप नया मेरा बिक्री किए नहीं, ऐसे नया रखा, आईफोन में नया रखा, यूज करके थोड़ी बेचते हैं हम लोग। अगर मान के चलो स्टॉक में रखा मतलब क्या? इसका यूज अभी तक किए नहीं है, वो जो खरीदेगा वो ना यूज करेगा। अब आईफोन मेरा स्टॉक में रखा हुआ है तो आईफोन यूज किया हुआ आईफोन रख देंगे तब आदमी खरीदेगा, लैपटॉप यूज क्यों रख सकते हैं? नहीं। तो मेरा क्या होगा? अनयूज इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन पर्टिकुलर डेट, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो डेट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग फाइनल अकाउंट में ही पढ़े हैं ना, इससे ना सब नया तुम लोग को नहीं लग रहा, इजी लग रहा है समझने में, इसलिए हम पहले भी नहीं बताए थे। 1 अप्रैल में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट जो पड़ा उसको याद है। रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड होता है। देखो होता क्या है, मान के चिप्स बना रहे, ठीक है, चिप्स का पैकेट बना रहे, तो चिप्स के पैकेट बनाने के लिए ना जो जो हमको सामान लगेगा, आलू, ऑयल, तुम्हारा प्लास्टिक पैकिंग के लिए जो जो सामान हमको लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है। और उस सामान आलू चिप्स का पैकेट बना के जो मशीन जो सामान में निकल जाता है, निकल के पूरा चिप्स का पैकेट रेडी हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड। और कुछ सामान ना मशीन का अंदर अभी हुआ नहीं, अभी प्रिपेयर हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में, अभी तक रेडी हुआ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। सब मैन्युफैक्चरिंग का केस में ऐसा होता है कि जो हमको सामान वाले जो सामान चाहिए उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, मशीन के अंदर बन के निकला नहीं है, बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जो बन के निकल गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड। कि सब बन एकदम फिनिश गुड तुम्हारा निकल के आ गया कि अब तुम इसको डायरेक्ट बेचो और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। और है क्या? बस थोड़ा ही सहता हो जाएगा। हाँ तुम निकल जाओ। सुनो, डिस्काउंट किसको बोलते हैं? कोई भी सामान हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाना? रिडक्शन हो जाना, घट जाना। 10,000 का जो तुमको हमको बेचना था 8,000 में बेचे, 10 का सामान का वैल्यू क्या हो गया? घट के आ गया, 2,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। अब रिसीव पेड मैटर नहीं करता है, रिसीव हो चाहे पेड हो, दोनों केस में डिस्काउंट मतलब क्या? प्राइस घटेगा ही, तो वही है। और रिडक्शन मतलब वो क्या होता है? घटना इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं उसका प्राइस क्या हो जाना? घट जाना। अब 2 तरह का डिस्काउंट होता है, ये भी बताएं जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होता है? कैश डिस्काउंट, ठीक है, नॉलेज के लिए भी ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तुमको इमीडिएट जो डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अब मान के चलो ना तुम कहीं बड़ा बाजार में जाओ, तुम 1-2 सामान लो, जो प्राइस है तुमको वही देगा। अगर तुम ऐसे बोलते हो ना कि हम ऐसे 10 ठो लेंगे, 20 ठो लेंगे, 40 ठो लेंगे, तब वो लोग कुछ डिस्काउंट करता है। जनरली हर चीज में ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं ना कि बोलते हैं एक सामान तो नहीं होता, बोलते नहीं 10 ठो लेंगे, थोड़ा कम करिए, तो कम कर देता है। तो जो गुड्स में जो हम लोग बल्क में परचेस करते हैं ना, तो उसमें जो डिस्काउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एक क्या होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? हम मान लो मेरा कपड़े का दुकान है ना, हम ना कपड़ा का सामान किने, ठीक है, 1 लाख 2 लाख जितना भी सामान किने, तो अगर हम कैश पेमेंट करते हैं ना, संग कैश पेमेंट कर देते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं ना, तो नॉर्मल क्या होता है ना, कपड़ा हम किने बेचे तब तुमको देंगे, ठीक है। तो बेचे 1 लाख का कपड़ा लिए तुमसे, 1 लाख जब हम बेचेंगे तब देंगे, ये प्रोसीजर आता है। संग हम लोग देते नहीं, तब कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। पर संग तुमसे 1 लाख का कपड़ा संग तुमको कैश दे रहे हैं,
ठीक है, तो हमको कैश डिस्काउंट कुछ मिलता है। एक जो नॉलेज का बात है हमेशा याद रखना, जब पहले ही बताए थे, ट्रेड डिस्काउंट जो है कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड, जनरल में भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते पर रिकॉर्ड लिखते थे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, पर कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। समझ में आया? तो पढ़ लेते हैं। ये तो लिख दिए, बल्क क्वांटिटी में अगर हम लोग परचेस करेंगे तो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1 टी शर्ट लेंगे, 2 टी शर्ट लेंगे, 3 टी शर्ट लेंगे तो उतना नहीं मिले, एक बार में 100 मांगेंगे, 1 लाख का लेंगे, एक टी शर्ट का दाम मान लो 1000 है, 2 लेंगे 3 लेंगे तो उतना कम नहीं करे। एक जगह हम बोलेंगे हमको 100 पीस चाहिए, 1 लाख का माल चाहिए, तो हमको डिस्काउंट दे देगा। कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है, सब्सिडरी बुक में भी यही चीज सीखना है, हम लोग को करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? क्या डिस्काउंट किसको बोलते हैं? टी शर्ट लिए 1000 रुपये जो है आफ्टर 5 मंथ देना था, विद इन 10 डेज में हम पेमेंट कर दिए, तो जल्दी पेमेंट कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी पेमेंट कर देना। अगर हम जल्दी पेमेंट देते हैं तो हमको कैश डिस्काउंट देता है। ठीक है, नहीं तो नहीं दे तो क्या फर्क होगा? तो वो भी बोला कि हम भी देर से देंगे, जब तुम कुछ हमको फायदा नहीं है जल्दी पे करके। तो लोग जो होलसेलर लोग ना, खुद ही ये लोग रूल बनाए हैं, ये लोग खुद ही अप्लाई किया है कि जो जल्दी पेमेंट है भैया उसको डिस्काउंट दे देंगे। इससे क्या होगा? जल्दी पेमेंट आएगा। नहीं तो मान के तुम ही मान के चलो मेरा बिजनेस मैन हो, ठीक है, अब तुम हमसे खरीद रहे हो कुछ सामान, ठीक है, अब एक जन दे रहा है 1 साल बाद, एक जन दे रहा है 2 दिन बाद, सेमी अमाउंट दे रहा, तो ये क्यों 2 दिन बाद देना चाहेगा? ये बोले हम भी 1 साल बाद ही देंगे, इसको तो कुछ कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स। गुड्स का प्राइस में रिडक्शन होता है व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटीज। बल्क क्वांटिटीज में अगर गुड्स बाय करते हैं तो क्या होता है? प्राइस का गुड्स का रिडक्शन कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कैश डिस्काउंट is the discount allowed for timely or early payment। टाइमली पेमेंट कर दिया, जल्दी पेमेंट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते। बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो रिकवर होने, डेब्ट का मतलब होता है कर्जा। ठीक है, किसी को कर्जा दिए जो कि रिकवर होने वाला नहीं है, डूब गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पैसा का डूब जाना। डेब्ट नॉट रिकवरेबल, जो कि रिकवर होने वाला ऐसा पैसा जो निकल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते पैसा का डूब जाना, इसको हम लोग क्या होते हैं? बैड डेब्ट। डेप्रिसिएशन तुमको बताया दिया, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट का वैल्यू का रिडक्शन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सर फिक्स एसेट क्यों? फिक्स एसेट मतलब क्या 1 साल से ज्यादा रहेगा, करंट एसेट मतलब 1 साल का अंदर। अब डेप्रिसिएशन हम लोग 3 साल 4 साल हम लोग चैप्टर पढ़े निकालते हैं, तो 1 साल का अंदर तो करंट एसेट हो जाता है, तब क्या डेप्रिसिएशन निकालोगे? 2 3 4 साल रहता है ना डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो फिक्स एसेट का जो मोर देन 1 ईयर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, 7 बजे से पहले ही हो गया। चलो इतना ही, हाँ थ्योरी चैप्टर में सारा खत्म हो गया। बंद करो तो वीडियो थोड़ा सा।